हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे बता दीजिए और फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तीसरा पॉइंट टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट या स्पर्श रेखा। हम लोग पढ़ रहे हैं टेंजेंट या स्पर्श रेखा के बारे में। ऐसी कोई भी लाइन जो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करे, ऐसी कोई भी लाइन जो सर्किल के सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट को अगर टच करती है, सिर्फ एक ही पॉइंट को अगर टच करती है तो उसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। सर्किल के अगर कोई भी बाहर स्थित पॉइंट है तो उससे ध्यान रखना हमेशा और हमेशा दो टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं। सर्किल के अगर कोई पॉइंट बाहर स्थित है तो उससे खींची जा सकने वाली सर्किल पर जो टेंजेंट्स की संख्या होगी वो दो होगी। कोई भी पॉइंट अगर सर्किल के ऊपर है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक टेंजेंट खींच सकते हैं अगर सर्किल के ऊपर कोई पॉइंट है तो उससे, और सर्किल के अंदर अगर कोई भी पॉइंट है तो उससे कोई भी टेंजेंट नहीं खींची जा सकती। यह आप लोग याद रखना, ठीक है। सर्किल के ऊपर सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करे उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। सर्किल के अगर बाहर कोई पॉइंट होगा तो उससे दो टेंजेंट खींची जा सकती हैं। सर्किल के ऊपर अगर कोई पॉइंट होगा तो उससे एक, और अंदर अगर होगा तो कितना होगा? जीरो। तो ये तो डेविल कुछ चीजें तो आप खुद को प्रूव करनी है, सारी ही मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो प्रूव करनी होंगी, वो कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आपको खुद को प्रूव करनी है। अगर सारी की सारी चीजें मैं बताऊंगा तो फिर आप लोग क्या करोगे, आपका दिमाग कैसे चलना शुरू होगा? बाकी चीजें आसान होती हैं, जो भी मैं छोड़ता हूं वो पॉइंट, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत टफ पॉइंट है या आपसे होगा नहीं। अगर कोशिश करोगे तो आपसे जरूर होगा वो। आप एक काम कीजिए, यहां से यहां पर इसको मिला दीजिए। देखो, एक बच्चा बार बार पूछ रहा है कि सर प्लीज वो तो बता ही दो आप। तो देखिए, इसको अगर इससे मिलाओगे तो इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर एक्स है, इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर एक्स है, तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल होगा x/2 आधा होता है। और ऐसे ही अपने पास इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर y है तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल यहाँ पर y/2 होगा। और इस कोण को अगर मैं थीटा मानूं जो हमें फाइंड आउट करना है, तो मुझे बताइए इसका क्या ये एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है क्या? इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ये वाला ट्रायंगल अगर आपको दिखाई दे रहा है तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि x/2 कैसे आया। ये x है तो इसके द्वारा यहाँ पर x/2, ये अगर सेंटर पर y है तो y/2, और ये अगर थीटा है तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा बराबर, थीटा प्लस y/2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं x/2। एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है, तो थीटा का मान क्या x/2 माइनस y/2 आ गया है क्या? तो इनको प्रूव करना आसान है, अगर आप लोग थोड़ी सी कोशिश करोगे तो ये आपसे 100% हो जाएंगे। ये आप लोग याद रखना, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं टेंजेंट के बारे में। और टेंजेंट सबसे पहले मैंने बताया कि होती क्या है, बाहर अगर एक ही पॉइंट को टच करके जाए उस लाइन को टेंजेंट बोलते हैं या स्पर्श रेखा बोलते हैं। और अगर बाहर पॉइंट हो तो दो, अगर ऊपर पॉइंट हो तो एक, और अंदर अगर पॉइंट हो तो कोई भी टेंजेंट हम लोग नहीं खींच सकते। या आप लोग याद रखना। अब शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट से। इसका जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है वो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। याद रखना, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। अब बात आती है कि क्यों होता है। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होगा वो 90 डिग्री क्यों होता है? एक बात याद रखना आप लोग, 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब मिनिमम डिस्टेंस होती है, ये याद रखना। अगर किसी भी पॉइंट से हम लोग, ये लाइन है, इस पर परपेंडिकुलर की बात करें तो ये डिस्टेंस ध्यान रखना, ऐसे डिस्टेंस तो बहुत सारी हैं लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब कौन सी डिस्टेंस होती है अपने पास? मिनिमम दूरी होती है। और जब भी ये डिस्टेंस अगर मिनिमम होती है तो वहां पर बना एंगल कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए।
तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, टेंजेंट रेडियस और यहाँ से यहाँ का अगर आप लोग मिलाते हो तो इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस आर। और अब मैं प्रूव करूंगा कि ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ओ के बीच यानी जो सेंटर है और ये टेंजेंट जो लाइन है इसके बीच मिनिमम डिस्टेंस ध्यान रखना आर ही होगी। इसके अलावा अगर कोई भी पॉइंट आप लोग लेते हो तो वो डिस्टेंस अपने पास आर से बढ़ी जाएगी। अगर आप लोग यहाँ से यहाँ तक मिलाते हो तो ये तो रेडियस होगी और उसमें समथिंग कुछ और ऐड होगा तो ये डिस्टेंस आर से बड़ी होनी है। इसके अलावा आप लोग कहीं पर भी मिला लो, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके अलावा चाहे इसके पास में एकदम नज़दीक ही मिला लो, यहाँ से यहाँ तक तो आर होगा, ये तो अपने पास आर है ही, उसमें समथिंग कुछ और ऐड होगा। चाहे एकदम नज़दीक यहाँ पर भी अगर आप लोग मिला देते हो इसको तो भी आर में कुछ ऐड होगा। सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता है तो उसी पॉइंट पर मिनिमम जो डिस्टेंस होगी वो आर होगी। और जब भी मिनिमम डिस्टेंस जो होती है तो वहाँ पर बना कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो पहला जो पॉइंट है, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होगा हमेशा कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य बना कोण हमेशा समकोण होता है। याद रखना, याद रखना और याद रखना। इसका 2 नंबर पॉइंट जिसको बोलते हैं हम लोग ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका 2 नंबर पॉइंट टेंजेंट का याद रखना, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एकांतर खंड परमेय, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। अगर कभी भी टेंजेंट, ये कोई भी टेंजेंट व कोण के बीच बना, ये एक ही थ्योरम है बस। अगर ये वाला एंगल कभी भी अगर x हो, ये वाला एंगल अगर अपने पास x हो या थीटा हो, तो याद रखना इसके विपरीत साइड इधर कहीं भी कोण बने वो हमेशा x होगा। ये होती है अपने पास ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एकांतर खंड परमेय। ये अपने पास ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, एकांतर खंड परमेय है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं या पहले भी आए हुए हैं। याद रखना ये कोण अगर x होगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट का मतलब विपरीत साइड। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कभी भी ये एंगल अगर y है अपने पास, ये एंगल अगर y है तो इधर कहीं भी एंगल बने वो विपरीत साइड टेंजेंट व कोण के बीच, ये टेंजेंट का काम करिए, कोण है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो y होगा। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैं सिखा देता हूँ, क्या सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कभी भी अगर अपने पास रेडियस व टेंजेंट अगर ऐसा अपने पास है, ये कोण अगर अपने पास थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो इस साइड कहीं भी एंगल बनो विपरीत साइड, जरूरी नहीं इसी पॉइंट पर, विपरीत साइड, ये अपने पास कोण है और ये अपने पास टेंजेंट है। टेंजेंट व कोण के बीच बना एंगल अगर थीटा है तो ऑल्टरनेट सेगमेंट में, मतलब इसके विपरीत साइड इधर ऑल्टरनेट सेगमेंट में कहीं भी कोण बने वो हमेशा थीटा होगा। ये आप लोगों को याद रखना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने कभी भी बन सकता है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये आप लोग अक्स मानकर इसको अक्स प्रूव कर सकते हो या इसको अक्स पहले ले लो और प्रूव कर सकते हो कि ये भी अक्स होगा। अब बात आती है कि क्यों होगा, देखो इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बता कर आया हूँ रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। अभी भी मैंने बताया रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। ये हमने रेडियस यहाँ पर मिला दी, तो ये एंगल अगर x होगा तो ये एंगल होगा 90 माइनस एक्स। रेडियस हमेशा बराबर होती हैं, इसके सामने 90 माइनस एक्स है तो इसके सामने भी 90 माइनस एक्स होगा। और ये आपको याद होगा एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये 180 माइनस 2x है तो 180 में से घटाओगे इनको जोड़ के तो ये वाला एंगल क्या 2x ही बचेगा क्या। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है, तीनों कोणों का जो योग होता है वो अपने पास 180 डिग्री होता है। भवानी 6 नंबर का फर्स्ट भाई एक बार वापस देख लेना खुद से ही, वो आसान है, एकदम आसान है। बस अंदर की तरफ बना एंगल 6 का फर्स्ट मैंने बताया कि अंदर की तरफ बना एंगल ये वाला अगर x है और ये वाला अगर y है तो यहाँ पर बना जो एंगल होगा वो इन दोनों के सम का आधा होगा, ये मैंने बताया था और प्रूफ भी कर दिया था। तो प्रूफ एक बार वापस देख लेना, वो आपके समझ में आ जाएगा। तो मुझे बताइए इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर 2x है तो सेम आर्क द्वारा
सरकमफ्रेंस पर बना एंगल क्या इससे आधा होगा? हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? ये मैं आपको पहले से बता देता हूं कि कुछ लोग करेंगे कुछ भी नहीं और वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं लगेगा 2x कैसे आया, बस देखते रहेंगे 2x कैसे आया। जबकि मैं बोल चुका हूं कि इन दोनों का तीनों का सम 180 डिग्री होता है, इनका सम 180 माइनस 2x है और तीनों का सम होता है 180। तो 180 में से इसको अगर घटाओगे आप लोग तो माइनस अंदर जाएगा, तो 180 से 180 कट गया, माइनस माइनस मिलके प्लस का 2x हो जाएगा। ऐसे आएगा, ये करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा आपसे खुद से भी। तो ये 2 नंबर पॉइंट था। पहला, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। दूसरा, अपने पास यहां पर मैंने समझाने की कोशिश की ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एकांतर खंड पर में, ये आप लोग याद रखना। टेंजेंट व कोण के बीच बना ये एक ही थ्योरम है जो आपको पता होनी चाहिए, जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए। 3 नंबर जो पॉइंट है इसका, पॉइंट नंबर 3, वो अपने पास ऐसा है, याद रखना, बाहर से डाली गई दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। सर्किल के बाहर अगर कोई भी पॉइंट स्थित है, वहां से अपने पास 2 टेंजेंट अगर खींचोगे तो PA बराबर होता है हमेशा PB के। ये अपने पास P से A तक ऑलवेज इक्वल होगा किसके? P से B तक के। ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। बात आती है कि क्यों होते हैं। हर चीज का कारण पता करोगे तो कुछ चीजें तो मैं बता देता हूं और कुछ चीजें आपको खुद को भी सोचना है, ये आप लोग याद रखना। सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा। ये अपने पास रेडियस बराबर है, ये अपने पास जो इसका हाइपोटेनस है, अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो हाइपोटेनस दोनों का बराबर होता है। ये अपने पास कॉमन होने के कारण बराबर। एक रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है, तो RHS से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, और कॉन्ग्रेंट हो गए तो सब कुछ बराबर, बची हुई साइड भी बराबर होगी और बचे हुए एंगल भी बराबर होंगे। हाँ ना बोलिए, क्या समझ गए हो क्या? और याद रखना, ये एंगल फिर इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होते हैं। इसके साथ ही ये पॉइंट भी याद रखना कि अगर कभी भी 2 टेंजेंट खींची जाए और इसको, इस पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन हमेशा इसका एंगल बाइसेक्टर होती है, हमेशा इसका कोण समद्विभाजक होती है। ये आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो ये था अपने पास पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। पॉइंट नंबर 3 था ये, 4 नंबर में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो 2 नंबर समझाया उसी को मैं वापस रिपीट करता हूं, एक बार वापस से सीखने की कोशिश करना आप लोग। अगर कभी भी ऐसा है, देखना, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का मतलब यहां पर ये वाला एंगल अगर अपने पास टेंजेंट व कोण के बीच ये वाला एंगल अगर x है, वापस समझाता हूं मैं आपको एक बार, कौन सा 2 नंबर पॉइंट वापस मैं बता रहा हूं। तो इधर कहीं भी एंगल बने, वो याद रखना विपरीत साइड, वो वाला एंगल जो होगा वो अपने पास x होगा। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का मतलब होता है अपने पास विपरीत साइड। मान लो ये वाला कोण अगर y है तो विपरीत साइड इधर कहीं भी कोण बने वो हमेशा y होगा। यहां पर कहीं भी अगर कोण बनता है तो हमेशा y होगा। ये बात मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? तो देखो, जब हम लोगों ने अलग अलग डायग्राम अगर बनाया, एक डायग्राम हम लोगों ने ऐसे बना लिया, एक डायग्राम ऐसे बना लिया, अगर दोनों ही चीजें एक ही डायग्राम में लिखना चाहूं मैं, ये जो इधर अगर x है, इधर अगर अपने पास x है, तो ये y की जगह क्या मैं 180 माइनस एक्स लिख सकता हूं क्या? y की जगह क्या मैं 180 माइनस एक्स, अलग अलग डायग्राम में बनाया, एक तरफ x ले लिया, एक तरफ y ले लिया। मैं क्या करता हूं, देखिए आप लोग कोशिश करना समझने की। यहां पर पॉइंट नंबर 4, वो तो अलग अलग डायग्राम जब था, एक तरफ मैंने x ले लिया था और एक तरफ मैंने y ले लिया है। अगर कभी भी मैं ये बोलता हूं कि टेंजेंट व कोण के बीच ये वाला एंगल अगर x है, ये वाला एंगल अगर x है, तो इस साइड कहीं भी कोण बने वो हमेशा x होगा। दूसरा अलग डायग्राम बनाया, तब मैंने इस तरफ x ले लिया था, एक तरफ y ले लिया था। अगर एक ही डायग्राम में मैं बनाना चाहूं तो क्या ये वाला जो एंगल होगा वो क्या अपने पास 180 माइनस एक्स होगा क्या? और ये वाला
अगर 180 माइनस एक्स है तो इसको अगर मैं यहाँ पर मिलाता हूँ, इसको यहाँ पर अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, तो मुझे बताइए क्या ये वाला भी 180 माइनस एक्स होगा क्या वाई की जगह? और मैं चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलता हूँ। पहले वाला जो पॉइंट पढ़ा है उसी से अगला पॉइंट, उसी से और अगला पॉइंट, उसी से और अगला पॉइंट। मुझे आप लोग ये बता दीजिए, ये जो अपने पास क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिखाई दे रहा है, ये चतुर्भुज, ऐसा हुआ क्यों? वापस मैं हमेशा इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको एक नया पॉइंट समझा सकूँ। मुझे आप लोग ये बताइए, इस वाले में अपने पास इसको नाम दो, अगर मैं P, Q, R और S, तो सारे लोग मिलकर मुझे बताओ एंगल P और R का सम कितना होगा। मुझे ये बताइए एंगल P और एंगल R का जो सम होगा वो क्या अपने पास 180 डिग्री होगा क्या? क्यों होगा? क्योंकि ये वाला तो अपने पास x है, ये वाला अपने पास x है, और ये वाला अपने पास 180 माइनस एक्स है, अक्स एक्स कट गया है, तो क्या आंसर जो आ गया अपने पास क्या 180 डिग्री आ गया है क्या? तो ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना कि यहां पर अपने पास ये जो अपने पास है ये 180 डिग्री एंगल P प्लस एंगल R बराबर 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। तो यहां पर क्या मुझे बताइए बचे हुए दोनों, क्योंकि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो क्या अपने पास ये दोनों जो बचे इनका सम भी क्या 180 डिग्री होगा क्या? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स अगर सर्किल की सरकमफ्रेंस पर है, एक चतुर्भुज के चारों शीर्ष अगर वृत्त की परिधि पर हैं, तो उसका नाम होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का जो योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। क्यों होता है वो चीज तो मैंने यहां पर आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, मैंने बताने की कोशिश की है। PQRS साइक्लिक है और अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री क्यों है, वो चीज मैंने यहां पर समझाने की कोशिश की है। तो 4 नंबर पॉइंट ये है, ये मैंने पहले प्रूव कर दिया, अब आगे बताता हूं। 4 नंबर पॉइंट ही है ये, याद रखना अपने पास किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एक चतुर्भुज अगर है और उसके चारों वर्टेक्स अगर सर्किल की सरकमफ्रेंस पर हों, अगर चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पर हों तो उसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज। इसका नाम जो होता है PQRS, जो क्वाड्रिलेटरल अपने पास PQR और S, उसका जो नाम होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये एक चक्रीय चतुर्भुज है और याद रखना चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का जो योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। एंगल P प्लस एंगल R बराबर कितने डिग्री होगा? ये 180 डिग्री होगा। और एंगल Q प्लस एंगल S बराबर भी जो होगा अपने पास एंगल Q प्लस एंगल S, ये भी कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। यहां पर एक प्रॉपर्टी इसकी और याद रखना, आप लोग एक प्रॉपर्टी और याद रखना, ये जो अपने पास इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं, एक प्रॉपर्टी ये आप लोगों को याद रखनी चाहिए, अगर अपने पास दोनों डायगोनल्स अगर हैं तो अपने पास ध्यान रखना PR स्क्वायर, PR स्क्वायर नहीं, PR इंटू QS, दोनों डायगोनल्स का जो अपने पास प्रोडक्ट होता है PR इंटू QS, P से R इंटू QS बराबर अपोजिट साइड PS इंटू QR। ये क्वेश्चन SSC का नहीं है भाई, फिर भी अगर कभी टेस्ट सीरीज वगैरह दो, मॉक वगैरह अगर आप लोग लगाते हो तो उसमें ऐसा आ सकता है, इसलिए मुझे बताना जरूरी है। और मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि अपने पास PS इंटू QS, PS इंटू QR प्लस PQ इंटू SR प्लस PQ इंटू SR, ये अपने पास है। ये जो अपने पास होगा PR इंटू QS बराबर होगा PS इंटू QR प्लस PQ इंटू SR। ये जो PR इंटू Q से S तक PR इंटू QS बराबर PR इंटू QS बराबर PS इंटू QR प्लस PQ इंटू SR, इसके बराबर होगा। सारे लोग ये बात ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना है। ये आगे बढ़ाने पर बड़ा सा काफी जटिल तरीके से अपने पास ये प्रूव होता है, उस चीज को हम लोग यहाँ पर करेंगे नहीं क्योंकि SSC का पॉइंट है नहीं। बस कभी मॉक वगैरह अगर देते हो आ जाए फंस जाओ,
तो मैं आपको ये चीज बता देता हूं। अगला नंबर, पॉइंट नंबर 5 जो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए अगर कभी भी अपने पास 5 नंबर पॉइंट अगर ऐसा अपने पास हो, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल्स अगर 90 डिग्री पर काटें, याद रखना स्पेशल कंडीशन है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ए बी सी और डी, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके दोनों डायगोनल्स अगर 90 डिग्री पर काटें, इसके दोनों डायगोनल्स अगर 90 डिग्री पर काटें, ध्यान रखना हमेशा नहीं काटते, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पर हमेशा नहीं काटते, स्पेशल कंडीशन है जैसे 90 डिग्री पर अगर काटें, जैसे ट्रायंगल में भी ऐसी चीजें मैंने पढ़ाई थी कि मीडियन जो होती हैं वो एक दूसरे को अगर 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करने, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें, हमेशा नहीं करती, स्पेशल कंडीशन अगर अपने पास 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करना शुरू कर दे कभी भी दोनों डायगोनल्स, तो याद रखना उसके बाद हमें रेडियस पूछ सकता है। तो 5 नंबर जो पॉइंट है उसका पहला जो फॉर्मूला ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बराबर होता है 4r स्क्वायर के। r यहाँ पर इस सर्किल की रेडियस है, तो याद रखना अगर 90 डिग्री पर काटें तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर होता है। कभी कभार ये लेंथ देगा ही नहीं, सिर्फ यही कहेगा यदि किसी चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पर काटें और उसकी चारों साइड दे देगा, चारों साइड हम लोगों को दे देगा या 3 साइड और रेडियस देकर चौथी साइड पूछ लेगा, तो याद रखना अपने पास ए बी स्क्वायर, इसके डायगोनल्स के स्क्वायर का ए बी स्क्वायर, साइड का स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर होता है कितना अपने पास 8r स्क्वायर। यहाँ पर अपने पास वो लिख कर देगा हम लोगों को, यहाँ पर स्पेशल केस है, लिखा हुआ हमारे पास मिलेगा यदि किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें, चक्रीय चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर अगर काटें, तो फिर अपने पास रेडियस पूछ लेता है चारों साइड देकर, इसकी चारों साइड्स हमें गिवन होंगी और उसके बाद हमारे पास रेडियस इसकी पूछ लेता है, तो रेडियस अगर पूछे तो ए बी बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर कितना होगा 8r स्क्वायर के। पॉइंट नंबर 5। अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 जो है अपने पास वो इस प्रकार से है। 6 में अपने पास 2 पॉइंट मैं आपको बताता हूं। यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पर टच करें तो उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, लेकिन किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड अगर सर्किल की सरकमफ्रेंस को टच करें तो ये अपने पास टेंजेंट का काम करने लग जाएंगी, इसको बोलते हैं टेंजेंटिकल क्वाड्रिलेटरल या स्पर्शरेखीय चतुर्भुज। इस चीज का जो नाम होता है इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंटिकल क्वाड्रिलेटरल या स्पर्शरेखीय चतुर्भुज, ये नाम होगा इसका, क्योंकि चारों साइड ही अपने पास ए बी सी और डी चारों साइड ही टेंजेंट का काम करने लग जाती हैं, ठीक है। चारों साइड ही अपने पास अगर टेंजेंट का काम करने लग जाएं, स्पर्श रेखा का काम करने लग जाएं, तो फिर इसको टेंजेंटिकल क्वाड्रिलेटरल स्पर्श रेखीय चतुर्भुज बोलते हैं। और इससे रिलेटेड अपने पास 2 पॉइंट हैं, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। 2 क्वेश्चन आ सकते हैं 2 टाइप से। एक तो याद रखना अपोजिट साइड्स का सम ए बी प्लस सी डी ऑलवेज बराबर होता है, ए बी प्लस सी डी ऑलवेज बराबर होगा किसके, ए डी प्लस बी सी के, ए डी प्लस बी सी के। ऐसा क्वेश्चन बनाता है वो। ये 6 है, ये 5 है, ये 8 है, तो बताइए इसकी लेंथ क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। 4 टेंजेंट होंगी तो टेंजेंटिकल क्वाड्रिलेटरल या स्पर्श रेखीय चतुर्भुज इसको बोलते हैं। तो 6 और 5 11 है, तो 8 और 3 11 होगा, तो यहां पर 3 होना चाहिए। पहला पॉइंट, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छोटा और आसान क्वेश्चन अगर कभी वो पूछना चाहे तो। दूसरा जो अपने पास होगा, सेकंड नंबर पॉइंट, हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहां पर इसका जो सेंटर है, अगर कभी भी ऐसा हो, इसका सेंटर O है, तो यहां पर बने अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ऐसे, इस एंगल का ये एंगल x है
और ये एंगल अगर y है तो एंगल x प्लस एंगल y बराबर, एंगल x प्लस एंगल y बराबर ये दोनों कितने डिग्री होंगे, 180 डिग्री। ये 2 पॉइंट यहां पर आप लोगों को याद रखने चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, देखिए। अब बात आती है कि सर ऐसा क्यों होता है। ऐसे कुछ लोगों को लग सकता है ये हम लोग P मान लें, ये हम लोग Q मान लें, ये हम लोग R मान लें और ये हम लोग S मान लें, P Q R और S। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से यहां पर अगर इसको ज्वाइन कर दें, ये एक्स एक बार हटा देता हूं, इनको ज्वाइन कर दो, इनको ज्वाइन कर दो और इसको ज्वाइन कर दो। अगर इसको नाम दें हम लोग 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, एक पॉइंट पर बने सभी एंगल्स का सम, चाहे 8 बनो, चाहे 10 बनो, चाहे 100 बनो, चाहे 1000 बनो, एक पॉइंट पर बने सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर अपने पास होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर अपने पास टोटल होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ सभी को, एक ही जगह से डाली गई टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, ये इसके बराबर। ध्यान रखना AP बराबर होगा AS के। ये टेंजेंट रेडियस होने के कारण बराबर और बीच वाली कॉमन होने के कारण बराबर। क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या? तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो 1 जो होगा वो 2 के बराबर होगा, ऐसे 3 जो होगा वो 4 के बराबर होगा, 5 जो होगा प्रूव कर सकते हैं 6 के बराबर होगा और 7 प्रूव कर सकते हैं ऐसे ही 8 के बराबर होगा। तो अपने पास 1 तो ठीक है, इस 2 की जगह आप लोग एंगल 1 लिख सकते हो, 2 की जगह 1, 3 की जगह 3 बराबर है 4 के, 3 की जगह 4, 4 अपने पास सही, 5 पड़ा रहने दो, 6 की जगह आप लोग 5 लिख सकते हो। ये जो 6 है इसकी जगह आप लोग 5 लिख सकते हो। कैसे बराबर आया, उम्मीद है समझ पाए होंगे आप लोग। और 7 के बराबर आप लोग 8 लिख सकते हो, प्लस एंगल 8 है ही बराबर 360 डिग्री। 2 बार 1 आ गया, 2 बार 4 आ गया, 2 बार 5 आ गया और 2 बार 8 आ गया बराबर 2 कॉमन लेकर भाग दोगे, 2 कॉमन ले लिया और डिवाइड करोगे तो 180 डिग्री। मैंने 2 काम साथ किए, 2 से डिवाइड कॉमन भी ले लिया और 2 का भाग भी दे दिया। यही प्रूव करना था। 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 और 1 प्लस 8, ये अपने पास होगा 180 डिग्री, यही प्रूव करना था। अगर ऊपर वाला आपको प्रूव करना है, ऊपर वाला, तो आपको पता है AP बराबर होगा AS के, ऐसे लिख लो। AP बराबर होगा किसके, AS के। और ऐसे ही BP जो होगा वो अपने पास बराबर होगा किसके, BQ के। एक ही जगह से डाली गई टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, ये अपने पास इसके बराबर। ऐसे ही आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर SD, DR बराबर होगा, DR बराबर होगा किसके, DS के। और ऐसे ही RC बराबर होगा किसके, RC बराबर होगा किसके, CQ के। इन दोनों को ऐड करोगे तो AB आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो अपने पास CD आ जाएगा। AP, इन दोनों को ऐड करोगे, दोनों को AP प्लस PB, तो सभी को चारों को ऐड कर लो इधर। इन दोनों को ऐड करके आप लोग AB लिख सकते हो, ये CD है। ऐसे ही AS प्लस DS, AS प्लस DS, इन दोनों को ऐड करके आप लोग इनकी जगह AD लिख सकते हो और इनकी जगह BC लिख सकते हो। हाँ ना बताइए, एक बार बोलिए, क्या खुद प्रूव कर लोगे क्या आप लोग इसको, पहले नंबर पॉइंट को? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं मैं, अगला पॉइंट आप लोगों को करवाता हूं, पॉइंट नंबर 7। सात नंबर जो पॉइंट है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें भी वही 2 पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं। 7 नंबर में भी यहां पर ध्यान रखना, 2 कोर्स 2 सर्किल अगर हैं, पहले 7 नंबर में वैसे ही देख लो, 2 सर्किल अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इक्वल रेडियस के हो नहीं हो, अलग अलग रेडियस के भी हो सकते हैं, तो इनसे खींची जा सकने वाली कॉमन टेंजेंट्स की जो संख्या होगी वो होंगी 4। 2 सर्किल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे तो खींची जा सकने वाली कॉमन टेंजेंट्स की संख्या 4 होगी।
याद रखना इनको जो डायरेक्ट है ना ऊपर वाली, ये ऊपर वाली और नीचे वाली, इनको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ये वाली जो होती हैं ये ऐसे जो हैं इस प्रकार से, ये इन दोनों को बोलते हैं ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा। अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हो, अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हो तो फिर इनसे खींची जा सकने वाली दो तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगी और एक अपने पास ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट होगी। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो इंटरसेक्ट करें तो दो कॉमन टेंजेंट होंगी ऐसे। अगर दोनों एक दूसरे को अंदर से ऐसे टच कर रहे हो तो अपने पास खींची जा सकने वाली कॉमन टेंजेंट्स की संख्या 1 होगी। और अगर दोनों इस प्रकार से हों तो खींची जा सकने वाली टेंजेंट्स की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। ये आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। इसके साथ ही 7 नंबर पॉइंट में मैं बता देता हूं आपको, एक पॉइंट से पास होने वाले सर्किल की जो संख्या होगी वो इनफाइनाइट होगी। एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्किल पास हो सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। एक पॉइंट से पास होने वाले सर्किल की संख्या होगी इनफाइनाइट, दो पॉइंट से पास होने वाले सर्किल्स की संख्या भी इनफाइनाइट होगी, याद रखना। दो पॉइंट से अपने पास डायमीटर हो, छोटी कोड हो और छोटी कोड हो, अपने पास किसी भी बड़े सर्किल की कोड हो ये ऐसे, तो याद रखना 2 पॉइंट से पास होने वाले सर्किल्स की संख्या भी इनफाइनाइट होगी। 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्किल्स की जो संख्या होगी, अगर वो कोलिनियर नहीं है तो उनसे पास होने वाले सर्किल की संख्या हमेशा और हमेशा कितनी होगी? ध्यान रखना 1 होगी, क्योंकि 3 पॉइंट से ट्रायंगल बना सकते हो और किसी भी ट्रायंगल का सरकम सर्किल जो होता है वो केवल और केवल 1 होता है। तो 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल्स की संख्या हमेशा और हमेशा 1 होगी, ये बात ध्यान रखना। अगर वो कोलिनियर सरेखीय एक सीधी रेखा में नहीं है तो, अगर ये सीधी रेखा में है तो अपने पास होने वाले सर्कल्स की संख्या 0 होगी, और अगर सीधी रेखा में नहीं है तो पास होने वाले सर्कल्स की संख्या 1 होगी। 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की संख्या 1 होगी, अगर वो कोलिनियर नहीं है तो, सरेखीय है तो 0 होगी। 2 पॉइंट से भी अपने पास इनफाइनाइट सर्किल पास हो सकते हैं और 1 पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्किल पास हो सकता है। बात कर रहा हूं मैं टेंजेंट की यहाँ पर, तो ये एक बार बीच में मैंने वैसे ही समझा दिया। 8 नंबर पॉइंट में आपको ये बता रहा हूं, इसमें वही 2 चीजें मैं आपको समझाऊंगा 8 नंबर में। एक बात छोटी सी आप लोग ध्यान रखना, 2 सर्किल अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे और टच भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे अगर हो तो याद रखना इससे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की संख्या तो 2 होगी, लेकिन उसकी लेंथ अगर कभी भी फाइंड आउट करनी पड़े, यहां से यहां तक की लेंथ अगर फाइंड आउट करनी पड़े तो याद रखना ये अपने पास रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो है, दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी अगर अपने पास d है तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये पहला है 8 में पहला, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला होता है, इसकी डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर, और वो दिया हुआ मिलेगा, गिवन होगा। ठीक है राहुल, यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर याद रखना, यहां से अगर अपने पास डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर जो गिवन होगी, आप चिंता मत करना, -r1 -r2 का स्क्वायर, ये अपने पास फॉर्मूला होता है इसका। कभी भी ट्रांसवर्स डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, नाम लिख सकते हो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर दिया हुआ मिलेगा, r1 और r2 दोनों की रेडियस है, ये गिवन होगा। सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा r1 और r2, ये मान लो अपने पास l है, तो ये यहां से यहां तक की लेंथ pq मान लो l है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करना समझने की। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका होगा, ये रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहां से आप लोग परपेंडिकुलर डाल दो, परपेंडिकुलर डाल दोगे तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये अगर r2 है तो ये बचेगा अपने पास r2,
तो नीचे वाला जो बचा ये टोटल अगर यहाँ से यहाँ तक R1 था तो नीचे वाला जो बचेगा वो मुझे बताइए क्या R1 माइनस R2 बचेगा क्या। और रेक्टेंगल अगर बन गया तो ये लेंथ अगर L है PQ की लेंथ तो ये भी अपने पास L होनी है और दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस D है ही। पाइथागोरस थ्योरम से क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि L का स्क्वायर बराबर D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और ये L स्क्वायर के बराबर आएगा तो रूट करोगे तो रूट बराबर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। कैसे आ गया, कैसे प्रूव कर लिया, बोलिए सारे लोग समझ पाए हो क्या। इसमें जो 2 नंबर पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है, खुद प्रूव करने की कोशिश करनी है। एक मैंने समझा दिया, एक आपको प्रूव करने की कोशिश करनी है, और कोशिश करोगे तो आपसे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है ना। ये अपने पास अगर कभी भी ऐसा है, ये इसकी रेडियस अगर R1 है, सेंटर O1 मान लो, इसका सेंटर मान लीजिए O2 है, ये दोनों के सेंटर को मिलाने वाली डिस्टेंस की लेंथ अगर D है, तो यहाँ से अपने पास जो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट होती है जो इसको मान लो काट रही है P और Q पर, ये अपने पास R1 मान लो जो P पर काट रही है, और ये मान लो अपने पास R2 है जो अपने पास Q पर काट रही है। तो ध्यान रखना अब की बार ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होगी, प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी, वो सेम यही तरीका होता है जो अपने पास ये फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर जो दिया हुआ मिलेगा गिवन होगा माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। ये अपने पास फॉर्मूला है दोनों, एक ट्रांसवर्सल, दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस देख लेना भाई, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर तो है ही है, यहाँ R1 प्लस R2 का स्क्वायर होता है, जबकि यहाँ पर R1 माइनस R2 का स्क्वायर होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। सुशील कुमार, अब मेरे समझाने के बाद तो आपको पता लगना ही चाहिए ना कि ये ऐसे निकालते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, ये अगर L है, परपेंडिकुलर डालोगे, दो कोण 90 डिग्री हैं तो तीसरा कोण 90 डिग्री होगा, तभी तो रेक्टेंगल बनेगा ना, नहीं तो रेक्टेंगल ही नहीं बनेगा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालते ही तीसरा भी 90 है, ये भी 90 हो गया, चौथा भी, तो अपने पास ये R2 है तो R2 लिख सकते हो, नहीं तो आप लोग क्या लिखोगे, इसके बराबर ये इधर कैसे लेकर आओगे आप। रवि प्रजापत, परपेंडिकुलर डालने के बाद जब भी ये पहले से 90 डिग्री रेडियस व टेंजेंट, ये पहले से 90 डिग्री रेडियस व टेंजेंट, तो यहां से ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री डालते ही चौथा भी 90, और ये एक रेक्टेंगल बन गया, एक आयत बन गया अपने पास। आयत की अपोजिट साइड बराबर होती हैं, चारों कोण 90 डिग्री अगर हो जाएं तो या तो आयत बनेगा या स्क्वायर बनेगा। हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, ये दोनों लेंथ अलग अलग हैं तो स्क्वायर तो बन ही नहीं सकता, ये स्क्वायर तो तब बनता जब ये दोनों बराबर होती, तो रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल में इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये दोनों बराबर होंगी। यहाँ पर अपने पास ये वाली जो आकृति बन गई है, ये अपने पास एक रेक्टेंगल बन गया है, ये वाला। इसमें तीसरा जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं, 8 नंबर में ही बता देता हूं यहीं पर, जो कि आसान है। अगर कभी भी दो सर्किल एक दूसरे को टच करें, याद रखना, दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उस कंडीशन में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ जो होगी वो अपने पास होगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ जो होगी वो अपने पास होगी 2√R1 R2। ये कब होती है, जब अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच करें। यदि दो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, इधर देखना मैं क्या कह रहा हूं, यदि दो सर्किल एक दूसरे को बाहर से अगर टच कर रहे हो तो फिर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो होती है वो अपने पास होती है R1 प्लस R2। और यहां पर अगर कभी भी दो सर्किल एक दूसरे को टच करें तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो है वो होता है R1 प्लस R2। तो जब इस फॉर्मूले में आप लोग, फॉर्मूला तो यही है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, यहां पर R1 प्लस R2 का स्क्वायर लिखोगे, और माइनस ये फॉर्मूले में है R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूले में है,
और जब इसको आप लोग बैठकर घर पर सोल्व करोगे तो आंसर यही आना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट, ये 2√R1 R2 कैसे आ गया, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? हाँ फ्री गए, वो भी आपकी बात मैंने देख लिया। आपने यही पूछा कि दोनों सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें, तो मैंने आपके लिए ये लिख दिया है। ठीक है लोकेश भाई, आपको पूरी बात एकदम अच्छे से समझ में आ रही है, तो एकदम ठीक है। थैंक यू कि आपको मैं सारी चीज़ें समझा पा रहा हूँ। हम लोग एक दूसरे से चीज़ें रिलेट करते हुए पढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोनों सर्कल अगर एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हो तो रेडियस अपने पास, दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस ये होती है। घर पर बैठे बैठे किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि सर एक दूसरे को अंदर से टच करें तो ध्यान रखना, दोनों सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो अपने पास होगी, दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी उस कंडीशन में होती है अपने पास R1 - R2 होती है। दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कौन सी कंडीशन में, अगर अंदर टच करें तो ये होती है। बस वैसे ही बता दिया डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, क्योंकि ये बताया है तो इसके साथ ये भी बताना जरूरी होता है। बोलिए एकदम ठीक है क्या, और क्या सही तरीके से आप समझ पाए हो क्या? सब कुछ आसान होता है, सब कुछ आसान। अगर दोनों एक दूसरे को बाहर से टच करें तो अपने पास डिस्टेंस बिटवीन सेंटर R1 + R2 होती है, अंदर से टच करें तो R1 - R2। ये तो मैंने वैसे ही बता दिया। यहां पर 3 पॉइंट बताएं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने का फॉर्मूला ये होता है, और दोनों सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें तो अपने पास होता है 2√R1 R2। अगला देखिए पॉइंट नंबर 9। अगर कभी भी दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हो, देखना दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हो जिनमें एक की रेडियस a है और एक की रेडियस अपने पास b है, ये इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, और यहां पर एक और सर्किल बना दिया जिसकी रेडियस c है। याद करो मेंसुरेशन में भी ये बता कर आया था, लेकिन वहां पर इसका प्रूफ नहीं करवाया था। इसकी रेडियस अगर c है तो मुझे बताइए क्या 1/√c बराबर ये होता है 1/√c बराबर 1/√a प्लस 1/√b। ये अपने पास पॉइंट नंबर है 9 का पहला, ये अपने पास 9 का पहला पॉइंट है अपने पास। ये अपने पास a है, ये अपने पास b है, और यहाँ पर अगर अपने पास c एक सर्किल अगर बना दिया जाए तो याद रखना ऐसा क्यों होता है। देखिए मुझे बताओ क्या दोनों सर्किल नंबर, इसको फर्स्ट नाम देता हूँ, इसको सेकंड नाम देता हूँ और इसको थर्ड नाम देता हूँ, ताकि बोलते ही आपको समझ में आए। क्या सर्किल फर्स्ट और थर्ड टच कर रहे हैं क्या एक दूसरे को? मुझे बताइए क्या सर्किल फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या? आप बोलोगे हाँ टच कर रहे हैं। और दो सर्किल एक दूसरे को टच करें तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या 2√AC में लिख सकता हूं क्या? ऐसे ही मुझे बताइए क्या सर्किल 2 नंबर और 3 नंबर एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या? क्या 2 नंबर और 3 नंबर एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या? आप कहोगे हाँ टच कर रहे हैं, तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या 2√BC होगी क्या? और फिर मैं बोल लूँ क्या 1 नंबर और 2 नंबर भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या? आप बोलोगे हाँ सर 1 नंबर और 2 नंबर भी टच कर रहे हैं। तो ये जो टोटल लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, क्या इसको मैं 2√AB भी लिख सकता हूँ क्या? तो इन दोनों का सम यहां से यहां तक तो ये है अपने पास, और यहां से यहां तक ये है। इन दोनों को अगर जोड़ दूं 2√AC प्लस 2√BC, इनको अगर ऐड कर दूं तो मुझे बताइए 2√AB के बराबर आना चाहिए क्या? कॉमन आके 2 से 2 तो कट जाएगा। और सभी जगह अच्छा फॉर्मूला बनाने के लिए वैसे होता यही है, ध्यान रखना होता यही है, लेकिन सुंदर फॉर्मूला बनाने के लिए, इस टाइप का बनाने के लिए, लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सभी जगह √ABC से भाग दे दो। यहां भी, यहां भी और यहां भी √ABC से डिवाइड कर दो, तो ये आया 1/√B, ये आया 1/√A और ये आया अपने पास 1/√C। कैसे आ गया बोलिए, समझ पाए हो क्या?
ये यहाँ से राहुल मैं वापस समझा देता हूँ भाई आपको। वैसे मैं ज्योमेट्री में भी ये चीज़ मेंसुरेशन में भी बता कर आया था। ये दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ए और सी इनकी रेडियस है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ 2√r1r2 बी भी मैंने बताया है। तो रेडियस r1 r2 का मतलब रेडियस, तो ए और सी है तो 2√ac। ये बी और सी भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये लेंथ जो होगी 2√bc। और टोटल ए पहला सर्किल और दूसरा सर्किल भी टच कर रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस होगी 2√r1 r2, r1 की जगह ए, r2 की जगह बी। इस बड़े वाले की जो लेंथ है इन दोनों के सम के बराबर होगी। सोल्व कर लिया, अपना आंसर आ गया। इसका एक पॉइंट यहां पर समझा देता हूं। वैसे ये मेंसुरेशन में समझा कर आया हूं, प्रत्येक में मैं 2-2 पॉइंट ले रहा हूं। ये आपको एक सेमी सर्किल में यहां 2 सेमी सर्किल बना दिए जाएं और यहां पर एक और सर्किल बना दें जो इन तीनों को टच करे। तो इसकी रेडियस अगर r है तो इसकी रेडियस का फॉर्मूला भाई आपको याद है क्या? ये मेंसुरेशन का पार्ट है, वैसे ही याद दिला रहा हूं आपको एक बार वापस। r का जो मान होता है वो होता है nr/2n+1। हाँ ना बोलिए, क्या याद है क्या? और n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ सेमी सर्किल ऑन कैपिटल R। हाँ ना बोलिए, ये चीजें मुझे बताते जाओ, ये याद करवा रहा हूं मैं आपको ताकि याद हो जाए। साथ साथ कोई चीज पहले की भी मैं बता देता हूं। तो R का मान यहाँ पर एक सेमी सर्किल है, तो n का मान यहाँ पर 1 रखेंगे, तो R की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी r/3। जब भी आप लोग n का मान अगर 1 रखोगे तो 2, 3, 4, 5 कितने भी इस पर आ सकते हैं। और इससे रिलेटेड मैंने फॉर्मूला आपको मेंसुरेशन में भी ये लिखवा कर आ गया हूं। अगर आपको याद हो तो ये चीज़ मैंने पहले बता दी है, यह आपके लिए नया नहीं है और ऊपर वाला का मैंने समझा दिया कि क्यों आता है। ये था पॉइंट नंबर 9। 10 नंबर जो पॉइंट है, मुझे आप लोग ये बताइए, पॉइंट नंबर 10, अगर कभी भी सर्किल 3 सर्किल इस प्रकार से हों, देखना 3 सर्किल अगर इस प्रकार से हों जिनके दोनों तरफ अगर हम लोग टेंजेंट खींच सकते हैं, 3 सर्किल अपने पास इस प्रकार से हों जिनके दोनों तरफ अगर हम लोग टेंजेंट खींच सकते हैं, मतलब ऐसे अपने पास हो, इसकी रेडियस r1 मान लो, इसकी रेडियस r2 मान लीजिए और इसकी रेडियस आप लोग r3 मान लीजिए। एक अपने पास r1 है, एक अपने पास r2 है और एक अपने पास r3 है। तो यहां पर ये देखिए एक बच्चा ऐसे लिख रहा है कि सर नंबर ऑफ सेमी सर्किल ओड अगर हो तो ऐसा क्वेश्चन, वहां पर भी मैंने बताया था, भूल जाते हो ज्योमेट्री में भी, कि मैं ऐसा क्वेश्चन ये बता रहा हूं जब भी अपने पास यहां 2 हो तो 2, लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया घर पर बैठे बैठे आपके दिमाग में ऐसा लग सकता है कि सर ऐसे आ गया यहां पर, तो बताइए क्या होगा। तो याद रखना पहली बात, ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता, इस टाइप से नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? फिर ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये अगर अपने पास r है, ये अपने पास r है, रेडियस अगर अपने पास r है, तो मुझे सबसे पहले बताइए ये 1, 2, 3, 4, 5 सेमी सर्किल बन गए, तो 5 की रेडियस अपने पास क्या मैं लिख सकता हूँ क्या कि अपने पास 5, इनकी रेडियस क्या मैं लिख सकता हूँ क्या? a अगर है तो 5 अगर है तो 10a बराबर 2r। इसका मतलब एक की जो रेडियस होगी वो क्या r/5 कैसे आया? इसकी रेडियस क्या समझ पाए हो क्या? टोटल अगर एक बार a मान लिया मैंने वैसे ही समझाने के लिए, तो 2a ये रहा डायमीटर, 2a ये रहा, 2a ये रहा, 2a 10a बराबर 2r के बराबर होगा। तो a की जो लेंथ आ गई वो अपने पास r/5 आ गई। मुझे बताइए यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ये डिस्टेंस क्या r के बराबर ही होगी क्या? तो ये तो है अपने पास r/5 और ये अपने पास है r और ये अपने पास है r, तो मैं लिख सकता हूं r/5 प्लस 2 स्मॉल r, इसकी रेडियस स्मॉल r मानी मैंने, तो इसका डायमीटर हो गया 2r बराबर कैपिटल R के बराबर होगा। तो सोल्व करके क्या आप लोग r के मान निकाल सकते हो क्या?
तो याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो ऐसा ही पूछेगा कि अपने पास यहां पर या तो 4 होंगे और फिर एक सेमी सर्कल बनाएगा, या फिर अपने पास जैसे एसएससी में आया था अपने पास यहाँ पर 3 होंगे और फिर हम लोगों से पूछता है कि ऐसा बना दिया जाए, तो आपके पास या तो इस पर 3 होंगे या इस पर 2 होंगे। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो फिर वो पूछता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा आसान हो गया। ये बात आप लोग याद रखना। क्या समझ पाए हो क्या? तो देखिए मैं आपको क्या समझा रहा हूं, इसके दोनों तरफ अगर टेंजेंट अपने पास हो, इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस अगर r1 है, इसकी रेडियस अगर r2 है और इसकी रेडियस अगर r3 है, अपने पास इसकी रेडियस r1 ये r2 और इसकी रेडियस अगर r3 है, तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना r2 बराबर होगा किसके, r3 इंटू r1 के रूट के बराबर होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। R2 ऑलवेज इक्वल होगा, R2 हमेशा बराबर होगा किसके, R1 प्लस R3 के, क्योंकि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, ऐसा आपको पता होगा। इसका सेंटर O1 मान लो, इसका सेंटर O2 मान लो और इसका सेंटर O3 मान लीजिए। तो मुझे आप लोग ये बताओ ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी। दोनों सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ 2√r1r2 होता है, अगर आपको याद हो तो। और रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री तो होता ही है। मुझे बताइए आगे वाले की लेंथ की अगर मैं बात करूं, यहां से यहां तक ये लेंथ कितनी होगी, ये वाली दूरी की अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो लेंथ होगी ये होगी 2√r2r3। और मुझे बताइए क्या आपने एक बार सीखा था क्या कि एक ही लाइन पर अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बराबर है, 90 है, 90 है, 90 है, तो संगत कोण बराबर होने के कारण लाइन पैरेलल होंगी। और अगर लाइन पैरेलल हो, 3 ट्रांसवर्सल लाइन अपने पास ऐसे हैं, ये 3 लाइन पैरेलल लाइन ऐसे हैं, 2 ट्रांसवर्सल लाइन, एक पी क्यू आर है और दूसरा एस टी यू अगर है, तो मैंने सिखाया था आपको पी क्यू अपॉन क्यू आर बराबर होता है किसके, एस टी अपॉन टी यू के बराबर होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो मुझे आप लोग ये बताइए ये बात अगर मैंने सिखाई थी तो क्या यहां से मैं लिख सकता हूं क्या कि ये अपॉन ये 2√r1r2 अपॉन 2√r2r3 बराबर होगा अपने पास यहां से O1 अपॉन O2। तो इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, तो ये टोटल होगा R1 प्लस R2। ये अपने पास R2 है और आगे वाला अपने पास R3 है, तो ये टोटल होगा R2 प्लस R3। क्या ऐसा मैंने बताया था, याद है क्या? अब अपने पास 2 से 2 तो यहां से कट गया है, ये R2 यहां पर है, ये R2 यहां पर है, तो यहां पर बचेगा रूट के अंदर R1 और यहां पर बचेगा रूट के अंदर R3 बराबर R1 प्लस R2 है अपॉन नीचे R2 प्लस R3 है। दोनों तरफ होल स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, लास्ट रिजल्ट अपने आप ये आ जाएगा। क्या कर लोगे क्या? दोनों तरफ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और जो लास्ट रिजल्ट आ जाएगा वो अपने पास ये आ जाएगा। होल स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, कुछ चीजें अपने आप कट जाएंगी और बचा हुआ अपना आंसर होगा। पॉइंट नंबर अपने पास 12 इस प्रकार से है, ये आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना कि अपने पास अगर 2 सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हो, 2 सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं ए पर, और ये पॉइंट अगर ए है तो याद रखना पी ए क्यू जो होगा वो ऑलवेज एक राइट एंगल होगा। मुझे बताइए क्यों होगा? पी ए क्यू जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। अब बात आती है कि 90 डिग्री क्यों होगा, चलो करो आप लोग। पी ए क्यू जो होगा वो 90 डिग्री होगा, क्यों होगा मुझे बताइए।
देखना हम लोग क्या करते हैं, मुझे बताइए इस पॉइंट से यहां पर अगर एक पॉइंट एस में डाल दूं, यहां पर मैं एक लाइन मिला देता हूं, एस से ए को मैंने मिला दिया यहां से, तो क्या ए की जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है क्या, मुझे बताओ। तो इस सर्किल में ये अपने पास इधर वाले सर्किल की बात करूं तो एस पी बराबर है एस ए के, और इधर अगर मैं बात करूं तो एस ए बराबर है एस क्यू के। एस पी बराबर एस ए बराबर एस क्यू, और किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट से इधर कोई लाइन खींची जाए जो इनके अगर बराबर हो जाए तो यहां पर बना एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। क्या ट्रायंगल में बहुत अच्छे से बहुत सही तरीके से समझाया था क्या? इसका टेंजेंट थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है, इसका पॉइंट नंबर 13 और उसके बाद 14, दो ही पॉइंट हैं, और उसके बाद सर्किल अपने पास खत्म। इसके भी दो पॉइंट होंगे। यदि कोई भी सर्किल दो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट होगी, याद रखना ये अगर ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट है तो दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को उसी रेशियो में डिवाइड करती है। ये O1 C1 मान लो, और ये O2 और ये C2 मान लो, C2 सर्किल दूसरा। तो याद रखना O1P जो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट होगी, प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा जो होगी, वो दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को उसी रेशियो में डिवाइड करती है। O1P और O2P का रेशियो वही होगा जो रेशियो अपने पास O1 C1 और जो रेशियो है O2 C2 का, मतलब रेडियस के रेशियो में ही होती है। ये तो होती है, बात करता है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की। और जब भी ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की बात करते हैं तो साथ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात तो होती ही होती है। मुझे बताइए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होगी, क्या दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन है, ये अपने पास दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन O1 O2 है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या अब ठीक चल रही है क्या? एक बार क्लास ऑफलाइन हो गई थी, उम्मीद है कि अब ठीक चल रही होगी। ठीक है ना? मुझे बताइए दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही है क्या? आप कहोगे सर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो ऊपर है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो याद रखना इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने पर, ये जो है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने पर ये बाहर यहां पर इंटरसेक्ट करती है अपने पास P पर। तो यहां से बाहर की तरफ अगर इंटरसेक्ट कर रही है O1 C1 और O2 C2, तो याद रखना O1P अपॉन O2P का रेशियो वही होगा जो O1 C1 अपॉन O2 C2। ये अपने पास ये जो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये यहां से यहां तक O1 C1 है, O2 C2 है। ये रेशियो सेम ही होता है चाहे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो या ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट हो। लेकिन याद रखना ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट अंदर की तरफ होती है इसलिए अंतानुपात आता है, ये बाहर की तरफ होती है इसलिए ये बाह्य अनुपात आता है। मैं क्या समझा रहा हूं इधर ध्यान देना। मैं आपको ये बता रहा हूं, मुझे आप लोग ये बताइए क्या रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है क्या? ये कोई अजीब नहीं है, आप सोचोगे कहां से आता है, ऐसे क्या क्या चीजें हम लोग समझ रहे हैं। ये बिल्कुल आसान पॉइंट है, 13 नंबर में रिपीट कर रहा हूं। मुझे ये भी बताइए साथ ही, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो मुझे बताइए क्या अपने पास दो ट्रायंगल, एक तो रेडियस व टेंजेंट 90 डिग्री और एक एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल PC1 O1 और दूसरा ट्रायंगल अपने पास PC2 O2 क्या दोनों सिमिलर हो गए क्या? और सिमिलरिटी से फिर भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, तो ये चीज लिख सकते हैं। ऐसे ही रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण तो 90 डिग्री, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो मुझे बताइए ट्रायंगल PC1 O1
और ट्राइंगल क्या PCO2 क्या दोनों के दोनों सिमिलर हो गए क्या? PC1O1 और PC2O2 दोनों के दोनों ट्राइंगल जो हैं वो अपने पास सिमिलर हो गए, और सिमिलर होते ही भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, और समान अनुपात में दो लिख लिया, एक को छोड़ दिया। इसमें एक विशेष तौर पर ध्यान रखना, इसमें भी रेशियो देखो वही होता है जो रेडियस का रेशियो है। दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को मान लो P पर काटती है, तो अपने पास यहां पर भी रेशियो वही है O1C1 O2C2, और यहां पर भी रेशियो सेम है, लेकिन ध्यान रखना ये अंदर की तरफ है, इसलिए इसको इंटरनली डिवीजन अंत अनुपात हम लोग बोलते हैं, इंटरनली रेशियो हम लोग बोलते हैं अंत अनुपात। जब भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में मैं और इसको बता दूंगा। और जब अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है तो याद रखना ये अंदर तो कहीं काटती नहीं, इस वाले भाग को कोई भी लाइन सेगमेंट अगर है तो इस वाले भाग को इसका इंटरनल पार्ट बोलते हैं, और आगे बढ़ाने पर कोई लाइन काटे तो उसको बाह्य विभाजन बोलते हैं। तो यहां पर इसके साथ जो नाम आता है बाहर की तरफ है, इसलिए इसके साथ नाम आता है बाह्य अनुपात है, एक्सटर्नली डिवीजन है। ठीक है ना। ट्रांसवर्सल अगर हुई तो अंत अनुपात आएगा, अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हुई तो अपने पास बाह्य अनुपात आएगा। ये आप लोग याद रखना। नटवर कुमार अप्लाई नहीं कर पा रहे हो थ्योरी, तो मैं अब क्वेश्चन से करवाऊंगा परसों से। अब हम लोग क्वेश्चंस पर ही आ गए हैं, और परसों से फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। धीरे धीरे आप लोग अपने आप सीख जाओगे। अभी का लास्ट पॉइंट नंबर 14, और आज की क्लास का लास्ट पॉइंट, और सर्किल का भी लास्ट पॉइंट। अगर दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें पॉइंट A और B पर, और ये इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है 2 PQ और SR, AB को दोनों तरफ आगे बढ़ाने पर, AB को दोनों तरफ बढ़ाने पर अगर X और Y पर मिले, ऐसा अगर कभी आ जाए, 2016 मेंस में आया हुआ है, तो याद रखना ऐसा अगर कभी भी अपने पास आता है तो अब इस कंडीशन में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है XY का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। जैसे वो कहेगा XY की लेंथ अगर 5 है और AB की लेंथ अगर 3 है, तो मुझे बताइए डायरेक्ट PQ की लेंथ बताओ। तो PQ बराबर होगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर, और PQ की लेंथ कितनी आ जाएगी फिर 4। ये अपना आंसर होता है, याद रखना। 13 हुए हैं तो 13 देख लेना। ये अपने पास बात 13, कोई पॉइंट बीच में मैंने छोड़ दिया, वैसे नंबर छोड़ दिया होगा, पॉइंट नहीं छोड़ा है मैंने। ये 12 है, 12 में अपने पास ये 90 डिग्री होता है भाई। ये ट्राइंगल से प्रूव है, तीनों बराबर हो गए, और तीनों बराबर हो गए तो ये कौन 90 डिग्री। अच्छा 10 के बाद डायरेक्ट 12 आ गया, 10 के बाद डायरेक्ट 12 नंबर आ गया, कोई बात नहीं, देख लेना वो आप। तो पॉइंट 13 ही हुए इसमें, ये 13वां नंबर पॉइंट ही है, क्योंकि एक वो गलती से हम लोग आगे चले गए। ये हमारी आज की क्लास थी। कल मैं आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ाऊंगा, थ्योरी खत्म, उसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जिससे चीज़ें आप लोग समझ जाओगे। ओके, थैंक यू, कल की क्लास में मिलते हैं।